तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट आंसर आपको करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड समय मिलेगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है कि विश्व प्रतियोगिता रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, ये आपको बताना है। फटाफट आपको आंसर करना है नीचे कमेंट करके। चलिए आंसर जानेंगे। सबसे पहले क्या है, विश्व प्रतियोगितत्व रिपोर्ट, ठीक है, यानी कॉम्पिटिटिवनेस का जो रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और ध्यान रखना कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके लिए 10 MCQ मैं क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको नीचे उसका आंसर करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ MCQ बनते जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको नीचे कमेंट कर बताना है। साथ ही साथ इसकी स्थापना कहाँ पर कब की गई थी, तो ये दो चीज़ आपको बताना है WEF के बारे में नीचे कमेंट करके। आंसर देने का पूरा कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई जरूर करना। अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना आपको कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दिया गया है और कौन सा सही है वो आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1956 था। ये बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था, 1951 से 1956। और पंचवर्षीय योजना है यानी 5 वर्ष का योजना होती है, ठीक है। चलो दूसरा जो कथन यानी पहला पॉइंट जो सही है। दूसरा कथन, इसमें औद्योगिक क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। तो ध्यान रखना, पहला जो पंचवर्षीय योजना बनाया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ कृषि के बारे में बात की गई थी। किसके बारे में, कृषि में सुधार के बारे में बात की गई थी, क्योंकि तब का समय भारत का कृषि से ज्यादा उत्पन्न होता था और कृषि पर ज्यादा निर्भर रहता था। तो कृषि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र को नहीं बल्कि कृषि को प्रमुखता दी गई थी। तीसरा पॉइंट दिया कि यह PC महालनबिस मॉडल पर आधारित था। तो क्या पॉइंट सही है, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रही है, तो यह पॉइंट गलत हो जाएगा। यह हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक चला था, जिसमें कृषि को प्रमुखता दी गई थी, कृषि के सुधार के बारे में बात किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन सा सही है, केवल एक सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यहाँ पे सही है। एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नोट जरूर करना है। ध्यान रखना है कि वीडियो का PDF अगर आप चाहिए तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, वहां पे दे दिया गया, वहां पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो। पिछले वीडियो पे मैंने टारगेट रखा था 150 लाइक का, उस वीडियो पे अभी 90 लाइक्स भी नहीं हुए हैं। तो क्या कर रहे हो आप लोग यार, प्लीज लाइक करो वीडियो को, जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो ताकि अच्छे लोग देखें और सभी लोग देखें, ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आए वीडियो पे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। क्वेश्चन नंबर 3, शेखत समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत बार पहली बार सुन रहे होंगे बहुत लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र बल व्यय में सुधार के लिए शेखत समिति का आयोजन किया जाता है, किया गया है, ठीक है। सशस्त्र बल व्यय के मतलब जो खर्च होती है उसमें सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स विकसित किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे का जो क्लास होता है GK GS का, वहाँ से 80% गारंटी कॉमन क्वेश्चन पढ़ेंगे ही। तो निश्चिंत होकर पढ़ना है आपको। 10 मिनट का वीडियो देखो, 25 मिनट का वीडियो देखो, लेकिन कुछ सीख कर जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि UNEP का जो स्थापना कब किया गया था, तो डेट सहित आपको याद रखना है 5 जून 1972। भाई देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऑप्शंस में दे देगा 1972, 1972, 1972 और ये भी 1972, ठीक है। और डेट दे देगा 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, ऐसे, तो आपको मुश्किल हो जाएगा 1972 में। तो इसलिए डेट भी याद रखना, क्योंकि लेवल ऐसे ही कुछ पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो यह है केन्या में। और आपके लिए यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, आंसर जरूर करना कि केन्या की मुद्रा क्या है, केन्या की जो करेंसी है वो क्या है, आपको बताना है। देख रहा हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? चलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नवंबर 2004 में। अब देखो यहाँ पे मैं बोलता ना डेट याद रखना हमेशा। यहाँ देखो 2004 दो बार दे दिया गया, अब अप्रैल दे दिया, नवंबर दे दिया गया। तो जिसको सिर्फ 2004 याद है वो कैसे टिक करेगा? तो याद रखना, डेट और मंथ याद रखना। नवंबर 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, किसके लिए प्रदान किए जाते हैं आपको बताना है। चलो आंसर देखेंगे इसका। तो ग्लोबल 500 एक पुरस्कार है, वो किसके लिए प्रदान किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मतलब इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट, ठीक है, इसकी रक्षा के लिए क्या किया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारी की भूमि के नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, ये जो उपनाम वाला क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। टाइम्स अप है, फटाफट आपको आंसर करना है 5 सेकंड के अंदर अंदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। याद रखना आप, ठीक है, बहुत लोगों के लिए नया क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? बहुत बार मैंने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैवाल और कवक दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको क्या कहा जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअलिज्म। देखो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड आपको पता है, म्यूचुअल मतलब क्या होता है? आप इन्वेस्ट करोगे, आप भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो दोनों का जब सहयोग से बनता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल, साझेदारी। तो उसीलिए शैवाल और कवक दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? म्यूचुअलिज्म बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? बिहार एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो। संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 में बिहार में संवैधानिक शासन का प्रारंभ हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है विधानसभा, ठीक है, क्या बनता है? विधानसभा। एक क्वेश्चन बनता है कि बिहार में विधानसभा में सबसे पहला इलेक्शन कब कराया गया था? कौन बता सकता है? फर्स्ट इलेक्शन इन विधानसभा कब कराया गया था? यह भी 1937 में कराया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ फटाफट बताओ। ताजा ताजा क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन लाया हूं मैं। वीडियो क्लास तक जरूर देखना, और क्विज का भी क्वेश्चन है, क्विज का आंसर भी करते रहना है आपको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है 10, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखो उपयुक्त सभी कहा जाता है, गंगा सोन दोआब कहता है, मगध का मैदान भी कहा जाता है और अंग का मैदान भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम को आपको याद रखना है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको, क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखना। एस्पिरिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है, मतलब एस्पिरिन का क्या नाम है ये आपको बताना है, रासायनिक नाम। फॉर्मूला नहीं पूछा गया, रासायनिक नाम पूछा गया। आपको फटाफट आंसर करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम अप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसिड में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि एसिड में वो कौन सा सबसे छोटा तत्व हमेशा पाया जाता है? कॉमन तत्व है, सारे एसिड में वो पाया जाता है, कौन सा तत्व है? तो वो हाइड्रोजन, H। क्या है? H। हर एक चीज देख लो, चाहे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लो, HCl, इसमें H है, ठीक है।
और चाहे आप H2SO4 देख लो, इसमें भी H है, ठीक है। चाहे एसिटिक एसिड देख लो, CH3COOH, इसमें भी H है। तो एसिड है ना, जो कोई भी एसिड हो उसमें H हमेशा पाया जाता है, ठीक है। H प्लस आयन हमेशा पाया जाता है। अगर आयन पूछ दे तो H प्लस हो जाएगा, और एलिमेंट पूछ दे तो H पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखना, स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा निभाई जाती है। किसके द्वारा निभाई जाती है आपको बताना है। 5 सेकंड आपको समय है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या है, स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किडनी निभाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन पढ़ना आपको, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। 3 कथन दिया गया है, और ये है जो जनरल साइंस से बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जितने लोग भी लाइव है, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करो अपना अपना आंसर। गलत सही की चिंता नहीं करनी है। चलो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से यकृत पित्तरस स्रावित नहीं करता है। तो यकृत जो है पित्तरस स्रावित नहीं करता है, ये पॉइंट जो है गलत है। ये जो पित्तरस आता है वो यकृत से आता है, यानी लीवर से आता है, ठीक है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पॉइंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत है, ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया है कि पित्तरस वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, और ये बिल्कुल सही है। यकृत से जो पित्तरस निकलती है वो फैट को पचाता है, वसा को पाचन में सहायता करता है। तो दोनों पॉइंट सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो एक है, यकृत पित्तरस स्रावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केवल एक यहाँ पे असत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग और बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है, बताओ। रात को 9 बजे का भी जीके जीएस का टेस्ट जरूर लगाना आप लोग, और सुबह 10 बजे जो चल रहा है वो तो चलता ही है। क्वेश्चन नंबर है 14। चलो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अच्छा, एक बात बता दो, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये होता है हीमोग्लोबिन, सभी को पता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन का रंग। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। कमेंट करते जाना है, जिसको पता है भरपूर कमेंट करना है आपको, इससे पता चलता है आप कितनी तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर है 15। सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव डालती है, आपको बताना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो। आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने का डेली मन करता है। लाइक शेयर बंद मत करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्या है क्वेश्चन, सिरोसिस एक बीमारी जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव डालती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिगर यानी यकृत, ठीक है, यकृत इस पर प्रभाव डालती है सिरोसिस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। देखो कथन ए और उसका कारण दिया गया है, आर दिया गया है, इसमें से आपको देखना है। तो कथन क्या दिया गया है कि हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये क्षुद्रांत होगा, ठीक है। और कथन उसका कारण क्या दिया हुआ है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में जोड़ा जाता है। अब इसका आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड आपको मिलता है। चलिए टाइम्स अप है। पहला देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया कि हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये पॉइंट गलत है। प्रोटीन का क्षुद्रांत में होता है पाचन, मगर यहाँ दिया केवल क्षुद्रांत में, तो ये पॉइंट गलत है। प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में नहीं होता है, और भी जगह पे होता है। और कारण क्या दिया, तो ये तो गलत हो गया। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में जोड़ा था, ये पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। एंट्रोपी परिवर्तन डैश पर निर्भर करता है। ये जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज, टाइम्स अप।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी का हस्तांतरण पर निर्भर करता है एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन? पोलियो किसके कारण होता है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण होता है। देखो वायरस बहुत खराब चीज़ है, कोरोना वायरस चल ही रहा है और वायरस के कारण होता है, पोलियो भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, पोलियो से एक क्वेश्चन बनता है, पोलियो का जो टीका होता है उस टीके का नाम क्या है? नीचे जरूर कमेंट करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हरित रत्न पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है? 19 का क्वेश्चन 2019 का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरित रत्न पुरस्कार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर एन कुमार को 2019 से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आपको बताना है। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने हाल ही में राड 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में गठित सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, फटाफट आपको कमेंट करना है। चलिए एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो लॉर्ड वेवेल का शासनकाल में गठित सार्जेंट आयोग, ध्यान रखना सार्जेंट आयोग जब गठन हुआ था तो उसका किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड वेवेल का था। तो किससे संबंधित है? बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु संबंधित है, पॉइंट गलत है। शिक्षा के विकास के हेतु यह संबंधित है सार्जेंट आयोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देख लो ये पॉइंट भी गलत है। तो मैंने एक क्वेश्चन भी कराया हुआ था कि शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सा आयोग है, तो सार्जेंट आयोग है, ठीक है, हंटर कमीशन है। तो ये सब जो है ये शिक्षा से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पढ़ना है, निम्नलिखित आक्रमणों को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालाक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, देख लेना आपको। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सबका लाइन से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 22 है क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले देखें मोहम्मद गोरी का आक्रमण, ये कब किया था? 1175 ईस्वी में, 1175 में, ठीक है। और महमूद गजनवी का आक्रमण ये 1100 ईस्वी में हुआ था। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। और जो लास्ट है चंगेज खान का आक्रमण हुआ था 1210 ईस्वी में। अब देखो काल क्रमानुसार समझना, मतलब जो सबसे पहले उसको सजाना है। तो देखो पहले कौन सा हुआ? ऑप्शन 2, तो दो हो जाएगा। फिर आता है कौन सा? 1, फिर आता है 4, फिर आता है 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको डेट याद रखना है। और इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था? सार्जेंट आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था? तो 1944 में इसका गठन किया गया था, वो बनाया गया था, उस समय लॉर्ड वेवेल का शासनकाल था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, 2 कथन दिया गया, कौन से सही आपको बताना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पहला पॉइंट जो दिया गया है ध्यान से देखना, हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये पॉइंट कहिए, ये पॉइंट गलत है। तो हड़प्पा कालीन जो स्थल बनवाली है वो महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पे है ये? हरियाणा में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। गलत है तो क्यों है? क्योंकि यह हरियाणा में स्थित है। दूसरा पॉइंट जो है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से प्राप्त हुआ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये आपको इसमें कोई दो राय नहीं। तो केवल 2 इसका सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो आपको बताना है। 4 कथन दिया गया है, आपको बताओ कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कथन को पढ़िए अच्छे से। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। असत्य कौन सा है? ध्यान से देखना। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है और नोट ध्यान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। मुक्ताई मतलब क्या होता है? मुक्ताई मतलब होता है सल्तनत काल में जो लगान निर्धारित किया जाता था
उसी को मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है, और तो ये पॉइंट सही है। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रणाली को समाप्त करने के पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने पुनः प्रारंभ किया। तो ये पॉइंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि जो इक्ता प्रणाली है किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था, उन्हीं ने खत्म किया था। लेकिन पुनः स्टार्ट किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ये पॉइंट भी सही है। तीसरा दिया कि मुसलमानों पर लगने वाले धार्मिक कर को जकात कहा जाता था। तो क्या ये पॉइंट सही है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, मुसलमानों पर जो कर्म लगता था उसको धार्मिक कर को जकात कहा जाता था, सिर्फ मुस्लिम पर लगाया जाता था। ये पॉइंट भी सही है। तो यानी कोई इसमें से असत्य नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। देखो टोटल यहाँ पे 30 MCQ में लाता हूँ, लेकिन इसके साथ जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स लाता हूँ पूरा डेट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब लेके 100 MCQ बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो अच्छे से देखते हैं, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके PDF लेते हैं, उनका एग्जाम क्रैक होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, आपको बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस बुक है। चलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, VP मेनन ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कब आई थी, सबसे पहले कब प्रकाशित किया था, 1956 में यह सबसे पहले पब्लिश किया गया था। ये बुक का नाम ध्यान से नोट कर लेना, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स बाय VP मेनन। ठीक है, इनके अलावा एक पुस्तक पूछा गया था कि द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इंडिया, लिख देता हूं यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भी VP मेनन है, लेकिन इसका पब्लिशन डेट क्या था, 1957, इसके एक साल बाद। ठीक है, तो ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है, हेल्प होती है आपकी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आपके दोस्त है, शेयर जरूर कर दो। तो क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा, ये आपको बताना है। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पॉलिटी से, सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं। एक बता दो, हम मुझे बहुत बार बताया हूं, मैंने कम से कम 1000 बार से ऊपर मैं बताया हूं कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल के साथ साथ इसका भाग भी बता देना, नीचे जरूर कमेंट करना, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ध्यान देना, प्रारूप समिति यहाँ पे बोला गया, सदस्य नहीं थे, आपको बताना है। और टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। देखो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे यहाँ पूछा गया, यानी जो नहीं है यहाँ पर वो तो बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यानी JB कृपलानी नहीं थे और सरदार पटेल नहीं थे। बाकी गोपाल स्वामी अयंगर, नोट करो, फटाफट नोट करो, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, TT कृष्णाचारी, ये तीनों जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य रह सके। चलो बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की। ठीक है, तो प्रारूप समिति का कुल कितने मेंबर होते हैं ये आपको बताते हैं। कितने मेंबर होते हैं, तो कुल 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर, यानी 7 सदस्य होते हैं प्रारूप समिति में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत है, वो आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151। ठीक है, नोट करते रहो। चलिए एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग, देखेंगे कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है। पहला पॉइंट जो दिया गया है कि अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। मैंने बोला 148 से 151 के बीच में 149 भी आता है और इसमें बताया गया है कि उसका क्या क्या कर्तव्य और शक्तियां है, किसका, कैगे का। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नोट कर लो। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है कि वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण कर सकता है, यही पॉइंट गलत है। ध्यान देना, हमेशा जो कैग का टॉपिक पढ़े होगे आप, उसमें बोला गया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है कि कैग जो है
वोट दे सकता है कि नहीं, वोटिंग कर सकता है कि नहीं। देखो संसद में वो बैठ सकता है लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये पॉइंट भी आपको नोट करना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा पॉइंट सी देख लो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सर्वाधिक धन का संरक्षक, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसका काम यही होता है। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, यह संसद की लोक लेखा समिति का गाइड, चित्र और मार्गदर्शक होते हैं, ये भी पॉइंट सही है। तो कौन सा सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है वो आपको बताना है। मिलान गलत कौन सा है? टाइम्स अप। एक एक पॉइंट देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, नोट करते रहना। पहला पॉइंट, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ, यहाँ पे देखो संविधान के स्रोत, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल पर जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा विश्व संविधान के स्रोत, कौन से देश से कौन सा चीज़ लिया गया है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट जो दिया गया कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का ये आयरिश संविधान से लिया गया, ये पॉइंट बताया गया, ये भी पॉइंट सही है। और संसदीय सरकारी जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये पॉइंट जो है गलत है। जर्मनी नहीं, यहाँ पे ब्रिटेन होना चाहिए। ठीक है, ब्रिटेन होता तो सही होता। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से लिया गया, ये पॉइंट भी सही है। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का संविधान से क्या लिया गया है? अगर संसदीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, लास्ट तक देखो। और क्विज का भी क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई करना क्विज के आंसर लगाने का। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए टाइम्स अप है, एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल गलत है। क्षेत्रीय परिषद को इसी संविधान के अधीन संविधान के तहत नहीं बनाया गया है, तो यह गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद, ये पॉइंट गलत हो गया। वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, यह पॉइंट बिल्कुल सही है, ये आपको नोट करना चाहिए। और क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताया कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, यह पॉइंट गलत है। बेंगलुरु नहीं, यहाँ पे चेन्नई होगा, चेन्नई में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। तो कौन सा सही है? केवल 2 सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने क्विज का क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगा यमुना 2 आप पर आक्रमण किया, साकल को अपनी राजधानी बनाया और नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेनांडर। और कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी ने भी डिटेल में आंसर नहीं दिया, इसलिए मैंने नाम भी नहीं दिखाया हुआ। चाहते हो कि आपका नाम दिखाया जाए तो डिटेल में आंसर किया करो। आगे बढ़ते हैं और आज के क्विज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आपको इसको कमेंट करके नीचे बताना है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली का लागू किया? बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक करो। 150 लाइक का टारगेट हर बार रखता हूँ, 150 लाइक पूरा कर दो तब इससे आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को दिल से शेयर कर दिया करो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर बहुत ही अच्छा होगा अगर आप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करते हो तो। और क्लास टाइमिंग सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे जीके जीएस का टेस्ट चल रहा है। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।